तो हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने अपेक्स क्लासेस आसाराम में। और आज हम करेंगे, आपको पता ही होगा क्या करेंगे हम लोग, वंश गति का आणविक सिद्धांत। वंश गति का आणविक आणविक सिद्धांत। इनहेरिटेंस ऑफ मोलेक्यूलर बेसिस, और इसका पार्ट थर्ड करेंगे हम लोग। इससे पहले आपको दो वीडियो प्रोवाइड किया गया था, है ना। एक में 1 से 10 तक सवाल था, दूसरे में 10 से 15, माने 15 सवाल था, कुल मिला के 25 सवाल था। और आज भी हम लोग करेंगे उसके आगे पार्ट थर्ड में 1 से 25 तक सवाल, है ना। तो शुरू करेंगे, देखेंगे क्या क्या है आपके लिए। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू होगा उससे पहले मैं थोड़ा बोर्ड मिटा लेता हूं और आप देखेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे है ना। आ जाओ बच्चों, देखो पहला सवाल, लैक ओपेरन का घटक नहीं है। लैक ओपेरन का घटक नहीं बच्चों। लैक ओपेरन क्या है? लैक ओपेरन, लैक ओपेरन, ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन क्या है बच्चों? तो ये जेनेटिक प्रोकैरियोटिक जीवों का जीन रेगुलेशन करने का एक सिस्टम है। प्रोकैरियोटिक जीवों के जीन रेगुलेशन कैसे होता है इसको बताता है लैक ओपेरन। सबसे पहली बात, आप खोज की बात करेंगे कि लैक ओपेरन की खोज किसने किया था, आपको याद करना होगा जैकोब एवं मुनार्ड ने। जैकोब और मुनार्ड ने लैक ओपेरन की खोज की थी। दूसरी बात, इसमें कौन से एंजाइम का होता है मेटाबॉलिज्म? आपसे पूछे कि लैक ओपेरन में कौन से एंजाइम का मेटाबॉलिज्म होता है, तो आप कहेंगे लैक्टोज। लैक्टोज एंजाइम का होता है मेटाबॉलिज्म। और फिर आपसे पूछे कि क्या होता है लैक ओपेरन, तो कहेंगे जेनेटिक रेगुलेटरी सिस्टम इन प्रोकैरियोट। लैक ओपेरन इज द लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन is the genetic regulatory system, is the genetic regulatory system in prokaryotes, in prokaryotes consist of promoter, स्ट्रक्चरल जीन, या उसे बोलते हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटर। तो बच्चों, व्हाट इज लैक ओपेरन? Lac operin is the genetic regulatory system in prokaryotes, consist of promoters, structural gene and regulators. तो
प्रोकैरियोट्स में उनके जीन के रेगुलेशन के लिए जो सिस्टम बनता है इसे ही लेक ओपेरन कहते हैं। हिंदी में बोल रहा हूं मैं कि प्रोकैरियोट के अनुवांशिकी गुणों के प्रकटन के लिए जो पद्धति तैयार होती है इस पद्धति को क्या कहते हैं, लेक ओपेरन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रोमोटर भी होता है, स्ट्रक्चरल जीन भी होते हैं और रेगुलेटर्स भी होते हैं। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, करेगी घटक नहीं है तो नहीं कौन है बच्चों, प्राइमरी जीन। देखिए प्राइमरी जो प्राइमर जीन है, प्राइमर जीन से घटक नहीं है। बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों सवाल है ओकाजाकी खंड क्या है। व्हाट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी खंड क्या है, आरएनए प्राइमर्स है, लीडिंग स्टैंड पर आरएनए के छोटे से खंड है, क्या है आरएनए प्राइमर्स। तो देखो आरएनए प्राइमर्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज लीडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए के छोटे छोटे खंड है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन लीडिंग स्ट्रैंड। सीधे वो देखो लेगिंग क्या होगा, लेजिंग लिखा हुआ है, ठीक है, लेगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे छोटे खंड, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन लेगिंग स्ट्रैंड, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आओ ओकाजाकी सेगमेंट की बात करें। सबसे पहले तुम्हें पता है कि ये जो सवाल है ये डीएनए के रेप्लिकेशन से है। बच्चों एक प्रकृत द्विशाख है, एक बच्चा होता है प्रकृत द्विशाख। प्रकृत द्विशाख इसका हिंदी होता है रेप्लिकेटिंग फॉर्क। तो बच्चों डीएनए जो बनता है ना इसी रेप्लिकेटिंग फॉर्क पे नया डीएनए बनता है, इसी रेप्लिकेटिंग फोर्क पे नया डीएनए बनता है। बनता कैसे, यहां से ले लेंगे सबसे पहले यहां 3 प्राइम से 5 प्राइम और यहां ले लेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम। बच्चों 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं, या पैरेंटल स्टैंड बोलते हैं। टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं या तो इसको पैरेंटल क्या बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं। अब देखो इसी पर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, इसी रेप्लिकेटिंग फॉर्क पे। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जब चलता है आरएनए पॉलीमरेज तो ये देखो कंटिन्यू चलता है, ये कंटिन्यूअस स्टैंड है, इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टैंड बोलते हैं। सतत रज्जु या स्टैंड बोलते हैं। इधर देखो यहां पे डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बनता है। अब देखो यहां पे 3 प्राइम से 5 प्राइम तो यहां पे आएगा क्या, यहां पे आएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नहीं 5 प्राइम यहां पे रहेगा और यहां रहेगा 3 प्राइम। अब देखो यहां पे ही छोटे छोटे सेगमेंट लगे हुए हैं, इसी सेगमेंट को हम कहते हैं, और यहां 5 यहां 3 प्राइम, यहां पे 5 प्राइम और यहां पे 3 प्राइम। देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चल गया। इसे देखो तो यहां पे जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है इसी फ्रेगमेंट को हम कहते हैं ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसे हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं इसको। इस बच्चों तो देखो ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू चल रहा है यहां पे, तो इसे हम लोग कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड।
लीडिंग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये देखो रुक रुक के चल रहा है तो इसे हम कहते हैं लैगिंग। क्या बोलते हैं इसको? लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं इसको? लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं अगुआ, इसको बोलते हैं हिंदी में पिछुआ। ठीक है, तो अब देखो यही तुम्हारा क्या है? ओकाजाकी सेगमेंट। तुम्हारा सवाल है कि ओकाजाकी खंड क्या है? क्या आरएनए प्राइमर्स है? आरएनए प्राइमर्स तो इधर है, पॉलीमरेज वाला नहीं है वो। लीडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए के छोटे छोटे खंड है, लीडिंग स्ट्रैंड पे तो आरएनए खंड बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ये नहीं है। लीडिंग स्ट्रैंड पर लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे छोटे खंड। तो देखो लैगिंग स्ट्रैंड पे ये डीएनए के छोटे छोटे खंड को ही हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, इसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और इस प्रत्येक डीएनए के खंड पर बच्चों एक सवाल जो मैं बता रहा हूं याद कर लेंगे। प्रत्येक डीएनए की जो छोटे छोटे खंड है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। बच्चों ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या जो डीएनए के छोटे छोटे खंड है जो कहां पे हैं? जो लैगिंग स्ट्रैंड पर है, इसकी खोज किया था ओकाजाकी, एक वैज्ञानिक थे जापान के, इनका पूरा नाम था रेजी ओकाजाकी। तो ओकाजाकी खंड की खोज बच्चों, खोज जो किया, डिस्कवरी जो किया, वो किया रेजी ओकाजाकी ने किया था 1968 में। नाम था REIJI ओकाजाकी। कहाँ के थे? जापान के थे। जापान के वैज्ञानिक थे रेजी ओकाजाकी ने किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही बनता है डीएनए, कॉपी तैयार होते हैं डीएनए से, और लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे छोटे खंड को क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इस तरह से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अब अगले सवाल की तरफ। देखो सवाल क्या है। सवाल है आपका कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है क्या बच्चों? डीएनए से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है क्या? तो तुम जानते हो सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत, तुम जानते हो सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि डीएनए से डीएनए बनना तो ये होता है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। डीएनए से पहले बनेगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए बनता है। और आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन से बनता है क्या? बोलो, प्रोटीन। तो देखो डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से नहीं बन सकता है क्या? प्रोटीन। डीएनए पहले आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए एमआरएनए बना सकता है, टीआरएनए बना सकता है, आरएनए बना सकता है, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता है। अभी बीपीएससी का जो संडे का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था एमआरएनए का फुल फॉर्म, तुम्हें पता होना चाहिए इसका तो इतना मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। टीआरएनए का होता है ट्रांसपोर्टेशन, और आरएनए का देखो ट्रांसपोर्टेशन, और आरएनए का होता है ट्रांसपोर्टेशन राइबो न्यूक्लिक एसिड, ट्रांसपोर्टेशन राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होगा? राइबोजोमल राइबोजोमल
राइबोसोमा राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब तुमसे सवाल है मेरा कि इस mRNA, tRNA, RNA में हमारे सेल में सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है? इसको आपको कमेंट में बताना है कि सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा पाया जाता है, सबसे कम कौन पाया जाता है, और मीडियम में कौन पाया जाता है ना, आपको बताना है। आपको बताना है कि टीआरएनए की संरचना कैसी होती है। अगर ये सब जवाब आप जानना चाहते भी हैं, नहीं आ रहा है आपको, तो आप इसी लेक्चर का मेरा पिछला वीडियो देखें, उसमें सारा जवाब मैंने दिया हुआ है, उसमें मैंने लेक अपैरेंट को भी समझाया हुआ है। अब बढ़ेंगे बच्चों, इसका इस तरह से इसका उत्तर होगा प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हम लोग, देखो कंप्यूटर ही बता रहा है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है बच्चों। द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज कॉइन्ड बाय एफ मिक्सचर। न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था, पहले बताओ। न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल, ये शब्द दिया गया था एफ मिक्सचर के द्वारा। एफ मिक्सचर, द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज कॉइन्ड बाय एफ मिक्सचर। किसने दिया था? एफ मिक्सचर ने दिया था। कहाँ रहता है न्यूक्लिक एसिड? तो ये तुम्हारा सेल, और इस सेल के अंदर में तुम्हारा एक केंद्रक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड बनाता है आरएनए और डीएनए। इसी से क्या बनता है बच्चों? डीएनए बनता है, इसी से आरएनए बनता है, इसी से प्रोटीन बनता है। फिर तो न्यूक्लिक अम्ल बनाता है डीएनए, और डीएनए क्या है? डीएनए है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो बोलो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल भी न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड नहीं है। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है तुम्हें पता है? न्यूक्लियोटाइड में बच्चों क्या क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। न्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड प्लस डिऑक्सीराइबोज, डिऑक्सीराइबोज प्लस नाइट्रोजन बेस। यानी फास्फोरिक अम्ल होता है, डिऑक्सीराइबोज होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है, ये न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है बच्चों? तो ये जो होता है फास्फोरिक एसिड नहीं होता है। क्या होता है इसमें? डिऑक्सीराइबोज, डिऑक्सीराइबोज या पेंटोज कह सकते हो, और इसके बाद होता है इसमें नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तो इससे बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो तुमसे पूछा कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, याद हुआ? न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था? एफ मिक्सचर ने। किसने खोजा था? अल्टमैन ने। और न्यूक्लिक अम्ल से क्या बनता है? डीएनए। डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड। आरएनए क्या है? राइबोटाइड। तो ये सभी, तो इसमें बना रहा है न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर ए, देखो सही है। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ बच्चों, सवाल देखो कि गोलाकार डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन, बच्चों देखो सर्कुलर डीएनए सबसे पहले तो बैक्टीरिया में मिलता है, याद रखना तुम, बैक्टीरिया में मिलता है, यानी कि मोनेरन्स में, प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स
कार्योट्स में मिलते हैं, बैक्टीरिया मिलते हैं। फिर से देखो, इसके बाद मिलता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में बोलते इसको सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, इसकी खोज किया था अल्टमैन ने, है ना। और फिर तुमको लवक मिलेगा प्लास्टिड में, प्लास्टिड, लवक। तो ये तीन बच्चों याद करना है कि सर्कुलर डीएनए मिलता है। तो देखो, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल बच्चों क्या है? आरएनए। आरएनए कंसीडर एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस। हाँ, और सबसे पहला कौन सा आरएनए में पाया गया? ये किस वायरस में देखा गया? सबसे पहले बच्चों किस वायरस में देखा गया था कि वायरस में होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल ग्रुप में? तो उसका नाम था रा सार्कोमा वायरस। क्या नाम था उसका? तो देखा गया था एक वायरस में, नाम था इसका रो सार्कोमा वायरस। इस तरह से तो देखो, वायरस में तो नहीं होगा, अमीबा यूकैरियोटिक होगा तो नहीं होगा, लाइसोसोम में तो पाया नहीं जाता है। लाइसोसोम तो खुद सेल के अंदर रहता है। तो सेलुलर डीएनए या तो न्यूक्लियस में होता है, और सेल किसी भी कोशिका के किसी भी सेल के न्यूक्लियस में होता है, नहीं तो जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है उनमें होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है। क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त ऑर्गन है। इनमें होता है गोलाकार। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल बच्चों, देखो दिया हुआ है, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? देखो, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? तो तुम्हें पता होगा कि उत्परिवर्तन शब्द दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? ह्यूगो डी ब्रिज। तो ह्यूगो डी ब्रिज यहाँ पे हैं, और कहाँ के थे? ये डच के थे। बच्चों, ह्यूगो डी ब्रिज साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ही म्यूटेशन शब्द दिया था। म्यूटेशन बोला कि किसी भी जीव में जो अकस्मात चेंजिंग हो जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। जीन में अकस्मात चेंजिंग को म्यूटेशन कहते हैं। बच्चों, ये जो ह्यूगो डी ब्रिज थे, ये डच के थे। डच यानी कि नीदरलैंड को ही डच बोलते हैं, नीदरलैंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं हॉलैंड। हॉलैंड, तो डच, नीदरलैंड या हॉलैंड के थे कौन? ह्यूगो डी ब्रिज। और 1901 ईस्वी में, इन 1901 एडी, ही वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज पे वर्क कर रहे थे। while he डिस्कवर्ड म्यूटेशन। तब उन्होंने एक नई बात देखी कि भाई क्या देखा? ये देखा इन्होंने म्यूटेशन को देखा इवनिंग प्राइमरोज के पौधों पर। बच्चों, जब हम बात करें मॉर्गन के बारे में, तो मॉर्गन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और आपको बताना है कमेंट में कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता कौन है? बताइएगा आप मुझे कमेंट में, है ना। और अगर नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे आप। वैसे आप बच्चे सब तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करना है आप सभी को, कमेंट कीजिए। अब देखो, कम से कम जवाब का तो कमेंट कर दो जो हम पूछ रहे हैं आपसे। मॉर्गन की बात कर रहे हैं, तो मॉर्गन ने बच्चों क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दिया था। लिंकेज, है ना। तो एक पूछेगा आपसे कि हु गेव क्रोमोजोमल थ्योरी, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज बच्चों किसने दिया था? तो मॉर्गन ने दिया था। लिंकेज शब्द मॉर्गन ने नहीं दिया था। आपसे पूछे कि लिंकेज शब्द किसने दिया था,
तब बच्चों तुम क्या कहोगे? हु टर्म्ड लिंकेज, लिंकेज की खोज किसने किया था बच्चों? लिंकेज की खोज किया था विलियम बैटसन एंड आरसी पनेट ने। आपसे पूछे कि डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, तो आप कहेंगे कि विलियम बैटसन और आरसी पनेट। तो विलियम बैटसन, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे ध्यान से, विलियम, ये बच्चा दोनों बच्चे देख सकते हैं इस सेशन को, क्योंकि सवाल देखो अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही है और मैं दोनों भाषा में लिख रहा हूँ, बोल रहे हैं हम केवल हिंदी में, क्योंकि हिंदी ज़्यादा बेटर समझते हैं हम सभी लोग। पूरे भारतवर्ष की जो उत्तर भारत के लोग हैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, विलियम बैटसन। बाकी सारी बातें मैं प्रयास करूँगा कि दोनों भाषा में लिखूँ। और ये तो नाम है, इसको लिखे चाहे नहीं लिखे क्या मतलब फर्क पड़ता है, ये पनेट है ना। तो आपसे पूछे लिंकेज, डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, तो बोलेंगे विलियम बैटसन और आरसी पनेट। एक सवाल बताइएगा कि इन्होंने किस पौधे का अध्ययन करते समय लिंकेज की खोज की थी? किस पौधे का अध्ययन करते समय विलियम बैटसन और आरसी पनेट ने लिंकेज की खोज कर दी थी? हालांकि लिंकेज के लिए सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है किनका है? मॉर्गन साहब का है, और इन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और जिन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, है ना। हालांकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने एंटीबायोटिक्स बनाया था, एंटीबायोटिक्स बनाया था। कब बनाया था? 1929 में पहली बार, 1929 ईस्वी में पहली बार एंटीबायोटिक्स बनाया। और किससे बनाया? पेनिसिलिन नाम था उसका। क्या नाम था? पेनिसिलिन। और किस कवक से बनाया था? पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। चलिए, तो इस तरह से उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था बच्चों? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो देखो, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विगुणन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए कौन से नियम दिए? वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नोन एज, बच्चों तो एक आप जानेंगे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब होता है अर्धसंरक्षी डीएनए द्विगुणन। बच्चों, इस अर्ध संरक्षी डीएनए द्विगुणन बच्चों इसकी खोज किया था 1953 ईस्वी में। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने बच्चों कर दिया था खोज, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया साइंटिस्ट, जो इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, उन दो साइंटिस्ट का नाम है, आपको याद रखना होगा, मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन सेथल। तो मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन सेथल,
फ्रैंकलिन सेथल ने किया था। और जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल यूज हुआ था उसका नाम था ई कोलाई। एक बैक्टीरिया यूज हुआ था ई कोलाई पर। उन्होंने अर्धसंरक्षी डीएनए द्विगुणन का खोज कर दिया। कहा कि अगर दो है, देखो ऐसे जा रहा है, ये 2 पाई, तो 2 पाई से डीएनए बनता है, तुमने अभी देखा था ऐसे। एक ऑटोमेटिक हटेगा, फिर बनने के बाद एक हट जाएगा, अब पुनः यही डीएनए दूसरा स्ट्रैंड पुनः बना लेता है, और इसी तरह से होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। यानी जब रिप्लिकेटिंग बाय फोर्क था, रिप्लेटिंग जो बाय फोर्क था, तो क्या करता है उसमें एक जब डीएनए बना लेगा तो हट जाएगा, ऑटोमेटिक ये हटेगा, और जिस डीएनए बना जो पेरेंटल डीएनए था, वही पेरेंटल डीएनए फिर से अपने एंटी पैरेलल एक नया डीएनए बना लेता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। हालांकि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन सेथल ने। बैक्टीरिया कौन सा लिया था, ई कोलाई, और एक आइसोटोप लिया था नाइट्रोजन से, आइसोटोप उन्होंने लिया था, है ना। तो हेवी आइसोटोप की सहायता से उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी थी। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा कौन सा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी। देखो अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। देखो, डीएनए न्यूक्लियोटाइड निम्न में से क्या है। देखो बच्चा, क्या लिखा हुआ है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है डीएनए न्यूक्लियोटाइड। भाई, क्या राइबोसोम शर्करा है, क्या ग्लूकोज है, क्या फ्रुक्टोज है, क्या डीऑक्सीराइबोज है। बच्चा, जब डीएनए बनता है तो डीएनए बना कैसे। अब जानते हैं कि एक है फास्फोरस ग्रुप, फास्फोरस फास्फोरस समूह है, फॉस्फोरिक ग्रुप है। फिर आप जानते हैं आता है आपका पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर आता है। और इस पेंटोज शुगर के 2 भाग है, लेकिन जो डीएनए में आता है उस पेंटोज शुगर का नाम है, बस एक ही है, उसका नाम का रखना है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या नाम है उसका, डीऑक्सी राइबोज शुगर उसका नाम है। और इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। क्या होता है, C5H10O4 होता है। और फिर होता है आपको नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस होता है। और ये होते हैं 2, एक होता है प्यूरिन्स, और एक होता है पायरीमिडीन। यहां पे होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन। यहां होता है साइटोसिन, और होता है थायमिन। तो बोलो बच्चों, ये डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड बनता है इतने से। तो क्या डीएनए न्यूक्लियोटाइड में निम्न में क्या है। क्या मैंने इसमें कहीं राइबोसोम शर्करा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। क्या मैंने ग्लूकोज लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। क्या मैंने फ्रुक्टोज लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा है मैंने, डीऑक्सीराइबोस। क्या लिखा है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शुगर लिखा है मैंने, है ना। अब इसमें से कोई रहता तो इसमें हो जाता न्यूक्लियोटाइड का, इसमें 3 दिया हुआ, इसमें से जो रहता वो सारा हो जाता। ये तो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें से दिया हुआ है डीऑक्सीराइबोज। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप खूब मजे ले रहे होंगे लेक्चर का। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों,
अगला है अनुवांशिक कोड में कितने कोड होते हैं? तो तुम्हें पता है जेनेटिक कोड में कितने होते हैं? जेनेटिक कोड जो होता है, ये जेनेटिक कोड 24 टाइप 24 प्रकार के एमाइनो एसिड बनाता है। एमाइनो एसिड बनाता है 24 प्रकार का, और इसको बनाने के लिए हमको चाहिए 4 की पावर 4, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 की पावर 3 है, क्योंकि 3 से बनता है ना। अरे AUG ऐसे नहीं बनता कोड, तो 4 की पावर 3 चाहिए। तो 4 चौके 64, यानी चाहिए हमको कोड कितना चाहिए? हमें कोड चाहिए अनुवांशिक कोड में 24 प्रकार के एमाइनो एसिड बनाने के लिए 64 टाइप्स के कूट होते हैं, 64 कूट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब बढ़ेंगे हम लोग एक सवाल की तरफ। देखो ओपेरन मॉडल फिर से आ गया। ओपेरन मॉडल मैंने बताया भी था तुम लोगों को कि जैकब और मुनार्ड ने इसको क्या किया था? प्रस्तावित किया था। यूकैरियोटिक के लिए जैकब और मुनार्ड ने क्या किया था? ओपेरन मॉडल को प्रस्तावित किया था। हाँ रेडी। तो बात करें बच्चों, ओपेरन मॉडल प्रस्तावित किया था जैकब और मुनार्ड ने किया था, है ना। वाटसन और क्रिक ने क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। आप जानते हैं इस बात को कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 की बात है जब उन्होंने दिया था। नीरनबर्ग ने, देखो नीरनबर्ग और हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड पर काम किया था, अनुवांशिक कोड पर। तो जेनेटिक कोड तुमसे पूछे कि जेनेटिक कोड पे काम किसने किया है, तो नीरनबर्ग ने किया है और हरगोविंद खुराना ने किया है। तो जेनेटिक कोड पर काम किया नीरनबर्ग और हरगोविंद खुराना ने। वाटसन और क्रिक ने दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन दिया था। जैकब और मुनार्ड ने दिया था ओपेरन मॉडल, जिन्होंने खोज किया था किसका? किसकी खोज किया था? आप लोग बताना है खुद से, ठीक है ना। मैं बता दिया हूं, इस पिछले तुरंत बताया मैंने इसी वीडियो में। अब बढ़ेंगे हम लोग, तो इस तरह से इसका उत्तर होगा जैकब और मुनार्ड। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चा, एक न्यूक्लियोटाइड से विभेदित होता है कैसे? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है? तो बच्चा क्या देखो ध्यान से, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? देखो, एक अगर न्यूक्लियोसाइड हमको बनाना हो, एक हमको न्यूक्लियोसाइड बनाना हो, तो हमको फॉस्फेट ग्रुप नहीं चाहिए, हमको केवल चाहिए क्या? हमको केवल चाहिए राइबोज शर्करा, राइबोज शुगर, राइबोज शर्करा चाहिए, और चाहिए नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। यानी हमें चाहिए राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो इससे क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है इससे। जैसे मैं ले लूं क्या? मैं ले लूं शुगर प्लस एडेनिन, शुगर प्लस एडेनिन, तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। मैं ले लूं शुगर प्लस गुआनिन, मैं ले लूं शुगर प्लस साइटोसिन, मैं ले लूं शुगर
प्लस थायमिन, थायमिन, तो इन सभी से क्या बना, ये न्यूक्लियोसाइड बना। जैसे मैं शुगर और एडेनिन लिया तो बनाया मैंने एडिनोसिन। क्या बनाया मैंने, एडिनोसिन बना दिया, ये न्यूक्लियोसाइड है। मैं लिया शुगर प्लस ग्वानिन, मैंने बना दिया ग्वानोसिन। क्या बनाया मैंने, ग्वानोसिन बनाया मैंने, ग्वानो सीन बनाया मैंने। मैंने लिया शुगर प्लस साइटोसिन, मैंने बनाया साइटिडीन, साइटिडीन। मैंने बनाया शुगर प्लस थायमिन तो थायमिडीन, थायमिडीन। देखो तो ये न्यूक्लियोसाइड है बच्चों। न्यूक्लियोटाइड की बात करें क्या होता है इसमें, अभी जस्ट बात किए थे इससे पहले। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, इसमें तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप भी रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप भी रहेगा, उसे बोलते हैं फॉस्फोरिक ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप प्लस राइबोज शुगर, राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्षार, यानी फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप प्लस राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अब देखो फॉस्फेट ग्रुप प्लस राइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो देखो तो कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से विभेदित होता है। देखो न्यूक्लियोसाइड में केवल यही है, न्यूक्लियोसाइड में केवल यही है, और लेकिन यहां देखो यहां पे ये अलग है, ये तो दोनों कॉमन है। देखो फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड में अलग होता है, तो जब फॉस्फेट तो राइबोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार, ये देखो ये दोनों में कॉमन है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें नहीं है। तो कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार से विभेदित होता है, तो फॉस्फेट समूह के द्वारा। किसके द्वारा, फॉस्फेट समूह के द्वारा। अब बच्चों जैसे तुम देखो, तुम खुद देख लो, मैं एक बना के दिखा दे रहा हूं तुम लोगों को कि अगर फॉस्फेट ग्रुप रहे, तो बस केवल एक बना देता हूं, है ना। देखो जैसे मैं यहां रखूं फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप प्लस राइबोज शुगर, राइबोज शुगर प्लस एडिनिन, एडिनिन। तो अब क्या बन जाएगा, जब मैं रखूंगा फॉस्फेट ग्रुप राइबोज शुगर और एडिनिन, तो अब बनेगा बच्चों एडिनाइलिक एसिड। क्या बना ये बना एडिनाइलिक एसिड। इस तरह से तुम लिख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप प्लस राइबोज प्लस ग्वानिन, तो ग्वाइनाइलिक एसिड, है ना। तो बाकी आप जो यहाँ पे है ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन से बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं फॉस्फेरस ग्रुप, फॉस्फोरस ग्रुप प्लस शुगर प्लस साइटोसिन, तो क्या बनेगा, तो बनेगा साइटिडाइलिक एसिड। क्या बनेगा, साइटिडाइलिक एसिड। इस तरह से इस पूरा विस्तार के डिस्कशन से आपको एक बात तो पता लग गया कि न्यूक्लियोसाइड में राइबोज शर्करा होता है, नाइट्रोजन क्षार होता है, और न्यूक्लियोटाइड में केवल अलग से फॉस्फेट ग्रुप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो अब ये तो तुम खुद से बता सकते हो। कह रहा है कि डिऑक्सीराइबोज, डिऑक्सीराइबोज राइबोज शर्करा से किस प्रकार भिन्न होता, किस राइबोज शर्करा से किस समूह से संबंधित है। अच्छा, बोथ डिऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स, दोनों किससे संबंधित है बच्चों, तो दोनों बच्चों
पेंटोज शुगर है। दोनों क्या हैं? दोनों है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है दोनों। पेंटोज शुगर में डीएनए का जो कंपोनेंट है वो है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए का है ऑक्सीराइबोज, ऑक्सीराइबोज। ये दोनों पेंटोज शुगर है। क्या है? पेंटोज शुगर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, सवाल में डिस्कशन बहुत हो सकता है, लेकिन आपको याद भी तो करवाना है, उतना ही दिया जाएगा। आप याद भी कर ले, आप एग्जाम में बहुत बढ़िया से निकल जाए। और ये तो मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि आप तो अगर इसको देख लेंगे तो आपका बोर्ड का एग्जाम प्लस नीट के एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। बोर्ड में तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो बच्चों देखो, आ जाओ अगला सवाल। डीएनए द्विरज्जुक में यह तथ्य किस प्यूरिन क्षारक हाइड्रोजन बंध की सहायता से सदैव पिरिमिडिन क्षारक के साथ जुग्मित होता है, फलस्वरूप होता है? द फैक्ट दैट अ प्यूरिन ऑलवेज पेयर्ड बेस थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अ पायरिमिडिन। सही बात। देखो बच्चों, प्यूरिन हमेशा किससे जुड़ता है? पायरिमिडिन से जुड़ता है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में क्या क्या आता है बच्चों? तुम्हें पता है प्यूरिन्स में आता है एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, ये दोनों आता है। ये जुड़ेंगे किससे? हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़ेंगे? पायरिमिडिन से। किस जुड़ेंगे? ये जुड़ेंगे हमेशा पायरिमिडिन से जुड़ते हैं। तो क्या ये हुआ पायरिमिडिन, तो हमेशा जुड़ते हैं पायरिमिडिन से, पायरिमिडिन से। और इसमें आता है क्या? साइटोसिन और थायमिन। तो बच्चों एडेनिन जुड़ता है साइटोसिन से, ग्वानिन जुड़ता है थायमिन से, और यहां पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। और यहां लगता है ट्रिपल। यहां लगता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक जगह लगा डबल और एक जगह लगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड लगा है। तो देखो, यहां ट्रिपल, यहां डबल, तो ये बॉन्ड दोनों लग गए। इससे क्या होता है कि सभी के बीच में जो होता है, क्या होता है? समस्त डीएनए में एक समान लंबाई नहीं, पूर्ण डीएनए की एक समान चौड़ाई होती है। इसे देखो, डीएनए हमेशा एक समान चौड़ा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। हर जगह डीएनए की चौड़ाई सेम होती है। यहाँ इतना चौड़ा ये सेम में नहीं बना हुआ है, ये वास्तविक डीएनए में ये सभी क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे थाइमिन है, और ये दूरी होती है 0.034 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 0.34 एंगस्ट्रॉम होती है ना। 20 एंगस्ट्रॉम भी होता है, कहीं दिया रहता है। तो ये जो चौड़ाई है इनकी, ये हर जगह क्या होती है? समान होती है। क्यों? क्योंकि ये प्यूरिन और पायरिमिडिन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई है। इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। देखो सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों, डीएनए तथा स्टोन पर शुद्ध विद्युत आवेश कितना होता है? देखो डीएनए पर, देखो जब डीएनए को हम पूछो, डीएनए एक मॉलिक्यूल है। देखो ध्यान से सुनना, ये सेल,
इस सेल के अंदर एक नाभिक, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड, और इसी में डीएनए। बच्चों इस नाभिक का आकार जो है ये 10⁻⁻⁶ मीटर है, और इस पर जो यहाँ जो डीएनए होगा, जो क्रोमैटिन से बनता है, क्रोमैटिन धागे से जो बने क्रोमोसोम, इसमें जो डीएनए फिट होता है, इस डीएनए की लंबाई होती है 2.2 मीटर। अब ये डीएनए कैसे लपेटा जाए, तो लपेटा जाता है हिस्टोन प्रोटीन के गोले पर। तो इसमें धनात्मक भी होता है, देखो इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है धनात्मक, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो होता है ऋणात्मक। दोनों प्रकार के प्रोटीन होते हैं ताकि डीएनए के बड़े से लंबे से मॉलिक्यूल उस पर रैप कर जाए, सट जाए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुम्हें याद करना है कि न्यूक्लियस का आकार 10⁻⁶ मीटर, डीएनए का आकार 2.2 मीटर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल के तरफ। देखो सवाल है, अनुलेखन के लिए प्रमोटर साइट तथा टर्मिनेटर साइट स्थित होते हैं हमेशा 5 प्राइम सिरा पर। ये मैंने बात बता दिया है पिछले वीडियो में। क्या होगा? 5 प्राइम सिरा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो याद कर लेना है तुम लोगों को, पिछला वीडियो भी देखो। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बाबू, निम्नलिखित में से हसियाकार रुधिराणु के लिए सर्वाधिक उचित वाक्यांश चयन कीजिए। देखो बच्चों, सिकल सेल एनीमिया। बच्चों, सिकल सेल एनीमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया? बच्चा, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो देखो कैसे होता है ये। इसमें क्या होता है, आरबीसी का आकार बच्चों जनरली ऐसे होता है, बाई कनकेव। आरबीसी जो तुम्हारा रेड ब्लड सेल है, जो रेड ब्लड सेल है, इसका आकार होता है बाई कनकेव। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो आरबीसी का आकार हो जाएगा, देखो हसियाकार, ऐसे हसिया की तरफ हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, हसिया की तरफ हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। होता कैसे है? तो म्यूटेशन से। कैसे? देखो आरबीसी में हीम होता है, हीमोग्लोबिन में हीम होता है और ग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीम और ग्लोबिन। ये देखो हीम है और यहां पे ऐसे ग्लोबिन है। ये हीम है और ये ग्लोबिन है। देखो यहां पे भी ऐसे कर लो, कैसे भी निकाल सकते हो। ये हीम है, ये ग्लोबिन, ये ग्लोबिन, ये ग्लोबिन है। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। ये अल्फा है, ये बीटा है। तो ग्लोबिन चैन के, ग्लोबिन जो है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के बीटा चैन के, अल्फा चैन नहीं बीटा, किस चैन के बच्चों? बीटा चैन के। अल्फा चैन नहीं होता है, कौन सा होता है? बीटा चैन होता है। तो इस बीटा चैन में क्या होता है, इसके छठे क्रम पे, इसके छठे क्रम के जीन यहां पे रहता है ग्लूटामिक एसिड, और रहता है वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड जब वैलिन में कन्वर्ट होने लगे, ग्लूटामिक एसिड जब वैलिन में कन्वर्ट होने लगता है, तो बीटा चेन के छठे क्रम का जो ग्लूटामिक एसिड है यहां वैलिन बनने लगता है। तो इसी से ये आरबीसी का आकार ऐसे हो जाता है। और जब ऐसे आकार हो जाएगा तो जब आप तुम तेज दौड़ोगे तो आरबीसी तुरंत आकार ऐसे ले लेगा और तुम्हारे ब्लड रक्तवाहिनी है इसमें फंसना शुरू कर देगा। रक्तवाहिनी फंसेगा, ब्लड क्लॉट करेगा, आदमी की इंस्टेंट मृत्यु हो जाती है। तो
अमूमन बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीका की कुछ जनजातियां हैं, अफ्रीका के जंगलों में अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, एक बात होगा कि वो मलेरिया उसको नहीं होगा। क्या होगा? उसका मलेरिया नहीं होगा। और इसमें कोई हम ऐसा नहीं है कि भाई ये तो लोहा वाली बीमारी है, हीमोग्लोबिन, तो हम कोई लोहा गोली खिला देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं। इससे भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हो गया है छठे क्रम का जीन का। लेकिन हाँ, मलेरिया उस व्यक्ति को नहीं होगा। अफ्रीका में बड़ी सारी ऐसी जातियां हैं जहाँ पे उनको जंगल में रहते हैं, मच्छर से उनको मलेरिया से प्रतिरोधकता मिली हुई है, रेजिस्टेंस मिली हुई है। तो देखो क्या कह रहा है कि क्या होगा, तो होगा क्या? इसका उपचार लौह पूरक से नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी ट्रीटेड विद द आयरन सप्लीमेंट्स, इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज। देखो ना, यहाँ पे अणु मॉलिक्यूलर डिजीज और चेंज हो रहा है, तो हो रहा है, ठीक है। हाँ, मैंने बताया कि मलेरिया नहीं होता है, ये दिया हुआ है कि इट कन्फर्स रेजिस्टेंस ऑफ एक्वायरिंग मलेरिया, मलेरिया से रोग, मलेरिया रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है। ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, सब सही, ऑल ऑफ दिस सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चा, AUG के संदर्भ में निम्न में से एक वाक्यांश सत्य है, कौन सा? बच्चों तुम्हें पता है कि AUG से बनता है मिथियोनिन, पता है तुम्हें, सही है। यह एक आरंभिक कूट है, प्रारंभिक, इट इज ऑल्सो एन इनिशिएशन कोडन, स्टार्ट कोडन है, ये सही है। यह पूर्व केंद्रकीय तथा सुकेंद्रकीय दोनों में मिथियोनिन के लिए कूट करता है, बात सही है। ये कूट जो कोड होते हैं बच्चों, कोड आर यूनिवर्सल, चाहे हम में AUG हो, चाहे बैक्टीरिया में AUG हो, चाहे और जीव में, बकरी में AUG हो, सभी जगह एक ही होता है, यूनिवर्सल होता है। यानी ये यहां भी ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और बच्चों तुम लोग क्या करोगे, इसको लिख लेना, ऐसी है, याद कर लेने के लिए कि AUG के बारे में कौन कौन बात, ये तीनों बातें हैं। मैं जितना बोल रहा हूँ, बोर्ड पे जितना लिख रहा हूँ, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, उतना अगर हो गया आपका तो पूरा बायोलॉजी तैयार है, नीट निकालिए। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बच्चों, प्रथम संभावित अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो बच्चों आप जानते हैं कि RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस था, आपको मैंने पढ़ाया है, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस मैंने बताया आपको कि भाई पहले ऐसा माना जाता था कि DNA नहीं, RNA ही अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ RNA है। और ये जो RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस दिया था, आपसे पूछे किसने दिया था, आपसे पूछे कि किसने दिया था RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस, तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर रिच एंड गिलबर्ट। इट वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर रिच एंड गिलबर्ट। वो कहा कि RNA में बड़ी सारी बातें हैं, RNA में 3 बातें बताया, कहा कि इसीलिए इसको हम मान सकते हैं अनुवांशिक पदार्थ। क्या? क्योंकि इसमें ATP होता है, ये गुड कैटलिस्ट है, RNA इज अ गुड कैटलिस्ट, अच्छा उत्प्रेरक है, RNA अच्छा उत्प्रेरक है। इसमें ATP भी है, FADH भी है, ATP ऊर्जा भी देता है, तो ये हो सकता है। और कहा इसने कि इसमें NADH भी है और पेप्टाइड बॉन्ड भी, तो NADH भी इसमें है, NADH भी है, और इसमें क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड भी है। तो इस तरह से ये सारी बातें कही गई। तो पहले DNA से पहले प्रथम संभावित अनुवांशिक पदार्थ कौन था? RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसने दिया था? अलेक्जेंडर रिच और गिलबर्ट ने। क्या कहा? सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई है। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ।
देखो बच्चों, अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल दिया हुआ है। विथ रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोटिक्स, सुकेंद्रकीयों में परिपक्व एमआरएनए के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों, तो सबसे पहले तुम जानते हो कि एमआरएनए बनता कैसे है? डीएनए से। देखो, डीएनए से बनता है, ये मान लो भी डीएनए है, एमआरएनए बनेगा तो सबसे पहले इससे बनता है बच्चों क्या? देखो, यहां एक्सॉन होगा, ये जो पेंट किया हुआ भाग है इसको एक्सॉन बोलते हैं, याद करना, एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन बोलते हैं। जो खाली बच रहा है इसको इंट्रोन कहते हैं। ठीक है, लिखा ना यहाँ पे एक्सॉन, लिख रहा है, देखो ऑप्शन में लिखा हुआ एक्सॉन, एक्सॉन, और लिखा हुआ इंट्रॉन, इंट्रॉन। फिर देखो, तो जो भरा हुआ भाग है एक्सॉन, यानी डीएनए से पहले बनता है एचआरएनए, एचआरएनए बनता है, और इस एचआरएनए में जो अपने आप को एक्सॉन ले लेगा, एक्सॉन खाली से बनेगा, वो होता है एमआरएनए। एचआरएनए को हम बोलते हैं प्रिकर्सर। क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए। अब हम क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग कर देंगे। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब कि हम इसमें से इंट्रोन, जो एचआरएनए है, इसमें से हम इंट्रोन को निकाल देंगे। तो जब हम इंट्रोन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? केवल एक्सॉन बचेगा, केवल एक्सॉन बचेगा, ऐसे केवल एक्सॉन बचेगा, ऐसे। ये जो एक्सॉन बच रहा है केवल ऐसे ऐसे कटा हुआ, तो ये परिपक्व एमआरएनए बन गया। क्या बन गया? एमआरएनए। तो तुमसे पूछा कि सुकेंद्रियों में परिपक्व एमआरएनए के संदर्भ में क्या सही है? तो परिपक्व एमआरएनए में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं? नहीं। परिपक्व एमआरएनए में इंट्रॉन होते हैं परंतु एक्सॉन नहीं, ये भी गलत है। परिपक्व आरएनए में एक्सॉन होते हैं परंतु इंट्रॉन नहीं। एक्सॉन अपीयर्स बट इंट्रॉन्स नॉट अपीयर इन मैच्योर एमआरएनए। मैंने बताया, इंट्रॉन को मैंने काट के निकाल दिया, स्प्लाइसिंग मैंने होता कटिंग डाउन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं सवाल का आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बाबू, अगला सवाल, नियामक प्रोटीन में ऐसे सहायक प्रोटीन होते हैं जो अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज के साथ अन्योन्य क्रिया करके इस भूमिका को प्रभावित करते हैं। नियामक प्रोटीन के बारे में निम्न में कौन सा वाक्य सही है? रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर द एक्सेसरी प्रोटीन्स दैट इंटरेक्ट विद द RNA polymerase and affect its role in transcription. Which of the following statement is correct about the regulatory proteins? ये केवल अभिव्यक्ति को बढ़ाते हैं, ये केवल अभिव्यक्ति को घटाते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ अन्य क्रिया करते हैं परंतु अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ये सक्रिय कारक हैं, दोनों रूप से कार्य कर सकते हैं। इतना ही ऑप्शन था, क्यों? एक ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। देखो तो उत्तर क्या था इसका? हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सक्रिय कारक है, मंदक दोनों ग्रुप में कार्य कर सकते हैं, व्यक्ति बढ़ाते भी और व्यक्ति को घटाते भी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, वह अंतिम गुणसूत्र कौन सा है जिसे पूर्णतः अनुक्रमित कर दिया गया है, जिसके सारे सीक्वेंस को पढ़ा गया बच्चों? क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 को हमने पढ़ा था 2006 में।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था बच्चों, उस प्रोजेक्ट के तहत सबसे अंतिम बार हमने क्रोमोजोम नंबर 1 को पढ़ा और इन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ा क्रोमोजोम है। सबसे बड़ा क्रोमोजोम है कौन सा? क्रोमोजोम नंबर 1। इसकी स्टडी हुई थी 2006 में। आपको सवाल बताना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, कमेंट करेंगे आप, है ना। तो सबसे लास्ट में किया गया था गुणसूत्र 1 का अध्ययन, इस पे रहते कितने जीन? 2986 जीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बाबू, निम्न में क्या आरएनए के कार्य हैं? आरएनए, which of the following are the function of RNA? It is a carrier of genetic information from DNA to ribosome synthesizing polypeptides. ये सही है, ये भी काम है उसका कि यह डीएनए के पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करने वाले राइबोसोम तक आनुवांशिक संरचना का वाहक है। सही है। यह अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाता है, भी सही है। इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स, ये भी सही है। ये राइबोसोम्स का निर्माणकारी संगठक है। इट इज द कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, तो ये भी सही है। यानी आरएनए के सारे कार्य हैं, आपको आरएनए के सारे कार्य लिख लेने हैं। ए भी है, बी भी है, सी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बाबू, किसी जीव के डीएनए के विश्लेषण करते समय कुल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्राप्त हुए। इनमें से विभिन्न क्षारकों के अनुपात में एडेनिन 29%, ग्वानिन 17% और 32% थायमिन, 70% थायमिन हो गया। यानी देखो, एडेनिन है 29%, एडेनिन है 29%, ग्वानिन है 17%, थायमिन है, साइटोसिन है 32% और थायमिन है 17%। सारगाफ के नियम का संज्ञान लेते हुए निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बच्चों, सारगाफ ने एक नियम दिया था, इरविन सारगाफ पूरा नाम इनका। इरविन सारगाफ ने दिया सारगाफ इक्विवेलेंसी रूल दिया था। उस रूल के अनुसार क्या कहता है कि भाई, कहा कि प्यूरिन्स जो हमने जो जोड़ते हैं ना क्षार को, कि प्यूरिन्स जो होता है पायरीमिडिन से जुड़ेगा, पायरीमिडिन से ही जुड़ेगा। ये सारगाफ ने दिया था। कहा था कि A+G और फिर देखो कहा कि C+T, यानी अगर इसको हम इधर लाते हैं A+G बटे में C+T = 1। ये सारगाफ ने दिया था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए, कि दोनों को करके अगर एक आ जाए तो वो होगा डबल हेलिक्स वाला मॉडल, द्विगुणित होगा। तो क्या ये देखो, तो आ जा रहा है 9 7 16 2 3 2 1 3 1 4 46 हो रहा है। ये देखो 7 2 9 3 1 4 49 हो रहा है। क्या बराबर आ रहा है? बराबर नहीं आ रहा है, तो ये डबल तो है नहीं। डबल नहीं है तो है क्या? यह एकल जो कि डीएनए है। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल है तुम्हारा कि इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द कोडिंग स्टैंड ऑफ द डीएनए in a transcription unit is 5 prime ATG AATG 3 primes। 5 प्राइम से दिया हुआ है ATG AATG 3 primes। The sequence of basis in its RNA transcription would be, क्या होगा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन बच्चों? तो जब भी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है तो AUG से शुरू होता है। क्या इसमें AUG कह दिया हुआ है?
इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया है, दिया AUG, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्टार्ट प्रोनाउन कौन सा है, AUG है। बढ़ते हम लोग, देखो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो और ये आज का आखिरी सवाल होगा, है ना, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम अनुलेखित करता है, किसको अनुलेखित करता है, प्रोमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर क्षेत्र। प्रोमोटर टर्मिनेटर को कि संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर को, केवल संरचनात्मक जीन। द आरएनए पॉलीमरेज holo enzyme transcribed the promoter structural gene and terminator region. ऑप्शन 2 है promoters and the terminator regions. ऑप्शन सी है the structural gene and the terminator region. ऑप्शन डी है only structural gene. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संरचनात्मक जीन तथा टर्मिनेटर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा इसका आंसर। हाँ, और अब हम बड़े बच्चों 25 सवाल और हो गया। कुल मिला के अभी मैंने आपको इस सेशन में इस चैप्टर से 50 सवाल करवाए हैं, और भी सवाल मैं करवा दूंगा आपको, है ना। आगे देखते हैं कि किसका, अगर इसमें सवाल अभी और है तो और हम लोग सवाल ले लेंगे इसका, है ना। सवाल लेकर के आगे आपको बताया जाएगा। और फिर थैंक यू, आपने देखा। लोगों में, बच्चों में बताएंगे भी मेरे बारे में, और मैं अपने से बहुत मेहनत करता हूँ अपने कंटेंट पे। कम संसाधन में जितना अच्छा हो सकता है उतना मैं करने की प्रयास करता हूं। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।